नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत उलेडी टैंक रोड में शुक्रवार तड़के 2 होटलों में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि होटल में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिससे आग पूरी दुकान में फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी की इस घटना में जय गुरु भोजनालय और जय तारा होटल जलकर खाक हो गया। जय गुरु भोजनालय के मालिक शिबू पाल ने बताया कि होटल में आग लगने की सूचना उन्हें सुबह 3 बजे होटल में सो रहे कर्मचारियों ने दी। उन्होंने बताया कि जय तारा होटल में गैस सिलेंडर लीक होने के कारण गैस सिलेंडर फट गया, जिससे होटल में आग लग गई। वहीं आग ने पड़ोस की दुकान जय गुरु भोजनालय को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक देखते ही देखते दोनों होटल आग के गोले में तब्दील हो गया था। फिलहाल नुकसान का आकलन जारी है। होटल दाल भात सब्जी, शाम को रोटी। कितने दिन से दुकान चला रहा था? हम हो गया आज कम से कम 10-12 साल। क्या सूचना मिली आपको? सोचना हमको, हम घर में था, 11 लोग यहाँ सोता है। जैसे आग लगा ये हुआ तो लोगों ने घर में खबर दिया, आके देख रहा तो पूरा जल रहा है। अच्छा, तो कैसे लगा वो कुछ? कैसे लगा ये तो पता नहीं। इधर जमशेदपुर एयरपोर्ट पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। राहत की बात यह है कि हेलीकॉप्टर की बिल्कुल सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी हेलीकॉप्टर सवार पूरी तरह सुरक्षित है। मिली जानकारी के मुताबिक खराब मौसम और हवा के तेज झोंकों की वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते हेलीकॉप्टर की आपात और सुरक्षित लैंडिंग संभव हो सकी। बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी सरायकेला में चुनावी जनसभा करने के बाद दुमका के लिए रवाना होने वाले थे। खराब मौसम के बीच वह हेलीकॉप्टर में भी सवार हुए। हालांकि हवा के तेज झोंकों की वजह से हेलीकॉप्टर की जमशेदपुर एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी। बाबूलाल के हेलीकॉप्टर के आपात लैंडिंग की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनसे हालचाल जाना। गुरुवार को शहर में ही रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार को अपने गंतव्य के लिए वे रवाना हो गए। जी, अब देखो, मौसम से तो अपने को लड़ाई नहीं करनी है। मौसम के साथ अपने आप को ढालना होता है, चलना होता है। मौसम ने कहा कि भाई टाटा आज रुक जाओ, और टाटा के लोगों से भी मुलाकात करके ही जाना। तो मैं टाटा उतर कर आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। क्या नहीं, हेलीकॉप्टर में कुछ नहीं। हमने कहा कि मौसम जब से खरसवां से उड़े तो मौसम खराब हो गया, बारिश होने लग गया। फिर रांची नहीं, हमको दुमका जाना था कि दुमका जाने की स्थिति में नहीं था। वहीं बागबेड़ा थाना अंतर्गत गणेश नगर निवासी विजय सिंह उर्फ मोनू सिंह पर फायरिंग का मास्टरमाइंड कन्हैया सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मोनू पर फायरिंग को लेकर पूरी योजना कन्हैया सिंह ने बनाई थी। इस बात को कन्हैया सिंह ने पुलिस के समक्ष स्वीकार भी किया है। अखिलेश सिंह गिरोह का सदस्य है, उस पर 17 मामले अलग अलग थाना में दर्ज है। जानकारी गुरुवार को एसएसपी कार्यालय के प्रेक्षागृह में सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने दी। एसपी ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस को सूचना मिली थी कि फायरिंग का मुख्य आरोपी कन्हैया सिंह बिष्टुपुर जी टाउन के पास घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और कन्हैया सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मोनू की सास का बागबेड़ा में एक जमीन है। उस जमीन को कन्हैया सिंह खरीदना चाहता है, लेकिन मोनू उसे अपने सास को बेचने नहीं दे रहा था। सिटी एसपी ने बताया कि पुरानी रंजिश होने के कारण भी मोनू और कन्हैया का विवाद काफी बढ़ गया है। कन्हैया ने मोनू की हत्या कराने की योजना बनाकर अपराधियों को भेजा था। मोनू पर फायरिंग करने के दौरान मौके पर 3 लोग मौजूद थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। देखिए, विगत 2 मई को बागबेड़ा के सिद्धू कानू मैदान के पास वहीं के रहने वाले विजय कुमार उर्फ मोनू सिंह को लक्षित करते हुए फायरिंग की घटना को पारित किया गया था। तो इसमें मोनू सिंह के फर्द बयान के आधार पर बागबेड़ा कांड संख्या 65/24 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। तो इसमें कांड के अनुसंधान के क्रम में जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा इस कांड के जो प्राथमिक अभियुक्त है कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो कन्हैया सिंह द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है और इस घटना में शामिल अन्य कुछ प्राथमिक अभियुक्तों का भी नाम बताया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारी की जा रही है।
जहाँ तक घटना की वजह की बात है तो कन्हैया सिंह और ये जो इस घटना में जो विक्टिम है मोनू सिंह, उसमें मोनू सिंह की सास की जमीन को लेकर काफी समय से इन दोनों में विवाद चल रहा था। कन्हैया सिंह मोनू सिंह की जो सास की वहीं पे शेदू कानू मैदान के पास ही जो जमीन है, उस जमीन को खरीदना चाह रहा था। मोनू सिंह उसको बेचने की उसके लिए सहमति प्रदान नहीं कर रहा था। उसी जमीन को लेकर आपस में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। पूर्व में भी करीब 1.5 साल पहले भी इसमें दोनों पक्षों के बीच गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। तो उसी जमीन के विवाद को लेते हुए मोनू सिंह के ऊपर कन्हैया सिंह द्वारा षड्यंत्र के तहत गोली चलाने की घटना को पारित। इधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात की है और समाज में नफरत के बीज बोने का काम किया है। कांग्रेस पहले देश विदेश में देश का अपमान करती थी, लेकिन अब तो भारतवासियों का भी अपमान करने लगी है। प्रतुल ने कहा कि राहुल गांधी के गुरु और उनके राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने 140 करोड़ भारतीयों पर नस्ल भेदी और रंग भेदी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब के लोग जैसे दिखते हैं और उत्तर भारत के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन किया है। वैसे भी सैम पित्रोदा ऐसे कुछ नहीं बोलते, बल्कि वे तो कांग्रेस की नीति को ही उजागर करते हैं। प्रतुल ने आरोप लगाया है कि सैम पित्रोदा का इस्तीफा महज एक राजनीतिक नाटक है। क्या कांग्रेस सैम पित्रोदा को पार्टी से बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाएगी? अगर नहीं तो ये इस्तीफा बस डैमेज कंट्रोल के लिए है। सैम पित्रोदा अभी भी कांग्रेस पार्टी में है और राहुल गांधी के सलाहकार है। सैम पित्रोदा आरक्षण का भी विरोध करते हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक एवं तारिक इमरान भी उपस्थित थे। साहब वो तो जो पिक्चर थी वो भीड़ का था, जो बाबूलाल का बता रहे हैं। सलाम निजामी ने कहा था कि कश्मीर में जो घुसेगा उसको जला देंगे, कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की सोचेगा लाशें बिछ जाएंगी। उसके साथ राहुल गांधी की तस्वीर। एक और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये लेबर पार्टी के एमपी हैं जेरेमी कोरबिन, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है कश्मीर को लेकर कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। और राहुल गांधी के कंधे पर हाथ डालकर फोटो खिंचवा रहे हैं और अंकल सैम भी आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं। ये तो पोज मारकर खींची गई तस्वीरें हैं। वो तो भीड़ के हिस्से में किसी ने आकर फोटो खिंचवा लिया, उसकी तस्वीर थी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, मुझे खत्म करने दे संजय जी, ये नरेंद्र मोदी जी का करप्शन के खिलाफ मुहिम में कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। तस्वीर कोई किसी के साथ खिंचा सकता है, लेकिन ये कंफ्यूजन में ना रहे कि आपका पाप इससे कोई कम होगा और कोई कार्रवाई में सख्ती में कमी होगी। जी ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया के लोगों को कहा कि साहब चाइनीज दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ इंडिया के लोगों की तुलना अफ्रीकन से कर दी, नॉर्थ इंडिया के लोगों की तुलना गोरों से कर दी, और जो वेस्ट इंडिया है उनके लोगों की तुलना इन्होंने अरबों से कर दी। तो ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ज्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 के चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइजर बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ऊंची राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गालियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस, और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही है। देखिए इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी जी, जो लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको फटकार लगाने की जगह जो अपने मुख्य नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं,
लीडर ऑफ हाउस भी थे, उन्होंने इस बयान का समर्थन किया। अब आप कांग्रेस की सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता है। अब वहीं रांची लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो गई है। राजधानी में कुल 33 अभ्यर्थी ने नामांकन के पर्चे भरे हैं। 27 अभ्यर्थियों के नामांकन के पत्र स्वीकृत हुए हैं। कमल और पंजे के साथ सेब, टोकरी, हांडी, अलमारी सहित तमाम चिन्ह के साथ मतदान होंगे। जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने रांची संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन की कार्रवाई पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटन की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि रांची संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 33 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे। समीक्षा में 6 अभ्यर्थियों का नामांकन त्रुटि होने के कारण अस्वीकृत किया गया। नाम वापसी के निर्धारित समय तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया, जिसके बाद 27 उम्मीदवारों के बीच भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2443 नए बैलेट यूनिट का पूरक रेंडमाइजेशन भी उम्मीदवारों को उपस्थिति में संपादित करा लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि चौथे चरण के मतदान में खूंटी और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रांची जिला के विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच फुटबॉल स्टेडियम मोहराबादी अवस्थित डिस्पैच सेंटर से 12 मई को किया जाएगा। वहीं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए रांची पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 33 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चे भरे थे। कुल 70 की संख्या में नामांकन पर्चे यहाँ निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हुए थे और स्क्रूटनी करने के बाद इस 33 अभ्यर्थियों में से 27 अभ्यर्थी जिनका कि नामांकन बिल्कुल सही पाया गया था, उनका अलाउ किया गया और शेष 6 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र में त्रुटियां रह गई थी, जिसकी वजह से वह उनके नामांकन पत्र रद्द किए गए। इन सभी की सूचना फॉर्म 4 में डिक्लेयर कराते हुए नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी और आज यहाँ लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल के पश्चात सभी योग्य कैंडिडेट्स के बीच में सिंबल्स का अलॉटमेंट हुआ। सिंबल्स के अलॉटमेंट की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में सभी कैंडिडेट्स को ब्रीफ किया गया। सबसे पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रेफरेंस दिया जाता है, अर्थात जो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, उनके कैंडिडेट्स के लिए ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंबल्स को रिजर्व करके रखा जाता है और उनको वही सिंबल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स में होते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है और उनके द्वारा अपने फर्स्ट नॉमिनेशन पेपर में अपने सिंबल से संबंधित जो 3 चॉइसेस दिए जाते थे, उसमें से जो पहला चॉइस अगर वो किसी के साथ क्लैश नहीं कर रहा होता है तो वह अलॉट किया जाता है और अगर किसी भी RUPP के साथ वह क्लैश कर रहा होता है तो वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से उनके बीच में सिंबल अलॉट किया जाता है। और उसके बाद फिर जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, स्वतंत्र अभ्यर्थी होते हैं, उनको उनके चॉइस के हिसाब से सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। सभी रिजर्व एंड फ्री सिंबल्स की सूची माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर्म 10A और 10B में एग्जेम्पशंस मिलते हैं और उनको उनके सिंबल्स को भी रिजर्व करने का बेनिफिट दिया जाता है। तो सैनिटाइजेशन का कार्य देखिए, हमारी जो लोकल पुलिस फोर्स है जिले की, थाना प्रभारी DSP और SP जो है वो लगातार अभियान चला रहे हैं और हमें जो है कुछ सेंट्रल फोर्सेस अलॉट हुए हैं, वो अपने एरिया, जिन एरिया में उनका प्रोबेबल डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर वो लोग लगातार एरिया डोमिनेशन, रोड सैनिटाइजेशन और बूथ फेमलराइजेशन, ये तीनों काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक के दिमाग में रहे कि यहाँ पर बिल्कुल पुलिस की पुख्ता व्यवस्था रहेगी और किसी को भी कोई भयाक्रांत न कर सके, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो और भयमुक्त हो, इसकी सारी व्यवस्था रांची पुलिस कर रही है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो है लगातार अवैध शराब, ड्रग्स प्लस कैश, इन सब का जो सीजर चला रहे हैं, तो इसके क्रम में रांची पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद 117 FIR किया है और कुल जो सीजर वैल्यू है वो करीब 15 करोड़ से भी ज़्यादा है जो सीजर वैल्यू है। इसके अलावा हम लोगों ने शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए वैसे आदमी जो शांति फैला सकते हैं उनको चिन्हित करके 1500 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन SDO के द्वारा कराया है ताकि वो लोग जो है कोई भी उपद्रव न मचाएं। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने करीब
3800 नॉन अवेलेबल वारंट एक्सिक्यूट किए हैं आचार संहिता लागू होने के बाद। और इस तरह से लगातार रांची पुलिस का अभियान चल रहा है और हमें विश्वास है कि हम लोग जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विशेष संपर्क अभियान के तहत सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्धजनों की महत्वपूर्ण बैठक आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि नई पीढ़ी की जो आकांक्षाएं हैं उसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी जैसे दूरदर्शी नेता की जरूरत है। मोदी के शासन में हमें बड़ा सोचने की उम्मीद मिली। दिल्ली में पिछड़े जिलों के विकास के लिए अलग से अधिकारी और कार्यालय हैं। कोरोना काल में 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन देकर उनकी सहायता कर अपने आत्मनिर्भरता का परिचय दिया। उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष रखा। इसमें मौजूद सिंहभूम सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने अपने संबोधन में मोदी के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने के लिए समर्थन मांगा और 13 मई को राष्ट्रहित में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की अपील की। कार्यक्रम को प्रदेश विशेष संपर्क अभियान प्रमुख सह पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू, प्रदेश प्रवक्ता जेपी तुबिद आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में सह प्रमुख गुरविंदर सेठी, एसी अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, गणेश महाली, उद्यमी दशरथ उपाध्याय, अविनाश आदि उपस्थित थे। की जनता से न्याय देने वाली सरकार यहाँ पर आज काम नहीं कर रही है और लोगों का मेहनत का, परिश्रम का, पसीने का पैसा इस पद्धति से घरों में जैसे खदाने मिले ऐसे नोटों के बंडल मिल रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है और मैं मानता हूँ कि झारखंड की हमारी निरपराध बेगुनाह जनता के ऊपर बहुत अन्याय करने वाली ये यहाँ की स्थानीय राज्य सरकार है। मैं निश्चित रूप में मानता हूँ कि इस सरकार के प्रति जो अपना रोष है उसको जनता वोटिंग मशीन के माध्यम से अभिव्यक्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद देगी। इधर झारखंड में होने वाले छठे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अब 93 प्रत्याशी रह गए हैं। गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुरुवार को 2 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह यहां अब 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। इसकी जानकारी उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने अपने धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। यहां से कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भी किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। यहाँ से कुल 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यहां अब 25 उम्मीदवार बचे हैं। उन्होंने बताया कि 7वें चरण के चुनाव में नामांकन के तीसरे दिन भी दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया है। राजमहल और गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भी अभी तक 3 लोगों ने उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। दुमका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज के दिन कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव नहीं हुआ। अभी तक वहाँ पे 0 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव है, 0 नंबर ऑफ कैंडिडेट। गोड्डा पीसी में आज के दिन 4 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। वहाँ पे कुल नॉमिनेशन फॉर्म अभी तक 6 रिसीव हो चुके हैं और कुल कैंडिडेट की संख्या 3 है। तो टोटल हमारे तीनों पीसी में मिला के कैंडिडेट्स की संख्या 6 है अभी और कुल नॉमिनेशन फॉर्म की संख्या 11। सीजर का डेटा है, अभी तक टोटल सीजर 112 करोड़ 92 लाख है, जिसमें कल का सीजर वैल्यू 76 लाख है। हमारे जितने भी कर्मी निर्वाचन के कार्य में लगे हैं, तो अभी तक कुल संख्या हमारे जो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है पूरे राज्य में, ये संख्या है 2,05,525। अभी तक जो फैसिलिटेशन सेंटर पे इनका वोटिंग हुआ है वो है 19,557। देखिए हमारे जो वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी होते हैं पूरे राज्य में हमारे हैं 2,05,525 वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी। अभी तक 19,557 वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी ने फैसिलिटेशन सेंटर पे अपना पोस्टल बैलेट कास्ट किया।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में 2 दिन पूर्व जहां भाजपा प्रत्याशी ने ईचागढ़ में तूफानी दौरा किया था, वहीं शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने यहां दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रत्याशी के साथ संयुक्त दौरा कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। रांची लोकसभा के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, झामुमो विधायक सविता महतो, राजा सहित गठबंधन के कई नेताओं ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का दौरा किया। सभी ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी को अपना वोट देकर जिताने की अपील की। लोगों के बीच घोषणा पत्र का भी वितरण किया गया। ईचागढ़ के मिलन चौक में रोड शो कर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को जिताने का आह्वान किया गया। वहीं यशस्विनी सहाय ने कुकड़ू प्रखंड के तिरुल्डी, चौड़ा, कुकड़ू सहित दर्जनों गांव का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। जगह जगह नुक्कड़ सभा कर अपने पक्ष में जोरदार प्रचार किया गया। महिलाओं ने भी चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपके साथ हम खड़े हैं, बस आशीर्वाद चाहिए और बस सरकार को बदलना है, अपनी सरकार लाना है, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज कार्यक्रम आज हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं ईचागढ़ विधानसभा में चारों प्रखंड में हर प्रखंड पंचायत में घूमेंगे जनता से और अपनी बात को रखेंगे और पूरा चांदिल, ईचागढ़ और निमजी, कुकड़ू चारों प्रखंड में है। आज प्रत्याशी का भ्रमण है, उनका साथ साथ हम भी ईचागढ़ विधायक भी साथ रहेंगे। जमशेदपुर संसदीय सीट से महागठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती को जीत दिलाने के लिए राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु ने घाटशिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत सुनिश्चित करने के लिए कई टिप्स दिए। घाटशिला के कशीदा गेस्ट हाउस में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सत्यजीत सीट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें राज्यसभा के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के आदिवासी मामले के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इंडी गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में काम करने और जीत सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक के बाद प्रदीप बालमुचु ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि कोल्हान की दोनों लोकसभा सीट चाईबासा और जमशेदपुर सीट से महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। केंद्र में भाजपा 10 साल तक शासन में रही। इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई व्यापक पैमाने पर बढ़ी, ताम्र खनन पट्टी बर्बाद हो गई, खदानें बंद हो गई। उन्होंने कहा कि SCL ICC की मऊ भंडार कारखाना और बंद पड़ी माइंस खुलवाने में केंद्र की भाजपा सरकार विफल साबित हुई है। इस बार जनता वोट से उसका जवाब जरूर देगी। इंडी गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी तो बंद माइंस और मऊ भंडार कारखाना हर हाल में खुलेगा। बैठक में शेख अशरफ, सूरज अली, सत्यजीत कुंड आदि उपस्थित थे। तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और हमको लगता है कि हमारे बहुत कम नोटिस में इतने लोग आए हैं और जो अभी जानकारी मिली है कि पूरी तरह से लगता है कि अभी हम लोग काम शुरू नहीं किए हैं, इसलिए ऑफिस खुला नहीं है। वो ऑफिस खुलने की तैयारी में है और हमको लगता है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ ये जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो कोल्हान का 2 सीट है निश्चित रूप से, बाकी सीट तो अभी हम लोग नहीं गए, मगर 2 सीट निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। अभी यही प्रयास है कि हम लोग कैसे जो इंडिया गठबंधन के सब लोगों को लेके साथ चलें, उसी की चर्चा चल रही है। तभी कौन कहाँ है, नहीं है, कौन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। हमको लगता है कि अभी थोड़ा सा अर्ली है। हम लोग कोऑर्डिनेट करके सब लोग मिल के जो हमारे प्रत्याशी है उनको जिताने का प्रयास करेंगे। आसन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रांची पुलिस लगातार नशा के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में सिटी DSP के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के अंजुमन कॉलोनी में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की सप्लाई करते 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में आसपास क्षेत्र के रहने वाले नावेद अली, विक्की, फैजान अली, मोहम्मद शाहिल, सावन खान और सहनवाज उर्फ राजा शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 15.25 ग्राम ब्राउन शुगर, 36,000 रुपये और 6 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार हुए विक्की का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। वह 12 कांडों में आरोपी रहा है। वहीं मोहम्मद साहिल 2 कांड और सावन 1 कांड का आरोपी है। गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP चंदन कुमार सिन्हा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान में राज्य से बाहर के सप्लायर का नाम प्रकाश में आया है। इसका सत्यापन कर जांच की जा रही है।
मेनली जो ड्रग सिंडिकेट है उसके इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, और इसमें जो एक नावेद है वो इस गिरोह का सरगना है, जो ड्रग का किंग पिन बोलते हैं। से खादगढ़ा से करबला चौक तक इस पूरे एरिया की जिम्मेवारी नावेद के पास थी। उस एरिया के लिए प्रोक्योरमेंट करना, उस एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना और करवाना, ये सारा उसका काम था। उसे गिरोह के बाकी टोटल 6 सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं। ये ड्रग का किंग पिन था। ब्राउन शुगर 15 ग्राम लगभग जब्त हुआ है, इसकी कीमत करीब बाज़ार में 3.5 लाख रुपए के करीब होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ड्रग का जो है प्रोसेसिंग भी कर रहा था। जहाँ पर ये काम करता हुआ ड्रग की प्रोसेसिंग भी कर रहा था। ये एक्सपर्टाइज भी इसके पास है, तो हम लोग इसके बारे में, इस एक्सपर्टाइज उसने कैसे सीखा और क्या किया, इसके बारे में फर्दर हम लोग पुलिस रिमांड पर लेकर से डिटेल में पूछताछ करेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोअर बाजार थाने ने काफ़ी अच्छी उपलब्धि हाल में दी है। थाना प्रभारी काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंटली जो हमारे खादगढ़ा प्रभारी हैं संजीव, इन्होंने भी हाल में बहुत अच्छा काम किया है, और ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने में इन दोनों अफसरों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जमशेदपुर के सोनारी वेस्ट जी रोड में गुरुवार को झारखंड क्षत्रिय संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की अगुवाई में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मंच से विद्युत वरण महतो ने अपने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में धालभूमगढ़ में उच्च स्तरीय एयरपोर्ट बनेगा। उनके प्रयास से सारी बाधाएं दूर कर ली गई है। उन्होंने क्षत्रिय समाज को वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि देश में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्षत्रिय समाज ने उम्मीदवार विद्युत वरण महतो को चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की, जिससे विद्युत वरण महतो भी कतकत नजर आए। उन्होंने कहा कि जब भी वे आप लोगों के बीच आएंगे, आपके भाई मित्र बनकर आएंगे। समाज को उनकी कहीं भी किसी प्रकार की जरूरत होगी, वहां मौजूद रहेंगे। इससे पूर्व विद्युत वरण महतो को सम्मानित किया गया। समाज की महिला विंग ने भी उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने उनकी एक बात पर अपनी इतना बड़ा राजा राजवाड़ सारी चीज मातृभूमि के लिए सब समर्पित किया देश को। ये बहुत बड़ा अवदान है। आप बलिदान भी बोलिए और सहयोग भी बोलिए इस समाज का। आज भी बॉर्डर में राजपूतना जो सैनिक रेजिमेंट है, आज भी देश की सेवा में उनका दुश्मन का तुति बुलवाने में सक्षम है। ऐसे वीरों का इस देश में उदय हुआ, और हमारे हरिंदर भाई हैं। हमेशा हम लोग खास करके झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी थे सुखदेव बाबू बहुत मदद करते थे, खास करके विकास के काम में। आज वो नहीं है। एयरपोर्ट में उसका बहुत बड़ा देन है। एयरपोर्ट का तो बहुत गड़बड़ करके रख दिया था स्टेट गवर्नमेंट, और अभी ट्रैक पर ले आए। हम लोग लिख दिया था कि ये एलिफेंट कॉरिडोर है, फिर हमको बताना पड़ा सदन में। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।